दुनिया में अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में देखा जाए तो जो ममालिक माशी तौर पर खुशहाल हैं उनकी दिफा भी बहुत मजबूत है। आइए अपने पड़ोस में ही देख लेते हैं। चीन को देखिए, दुनिया की कितनी बड़ी मईशत है और साथ साथ एक बहुत ही मजबूत दिफा साथ लेकर चल रही है। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप ऐसा महसूस ना करें कि एक मजबूत मईशत मजबूत दिफा की जामिन है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विदाउट मेंटेनिंग ए सस्टेनेबल डिफेंस मैकेनिज्म और वाइस वर्सा। आप कहीं एक मजबूत मईशत को एक मजबूत दिफा से गैर मुंसलिक नहीं कर सकते। हालिया जो मामलात हैं उसमें ऐसा पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत से माशी चैलेंजेस को फेस कर रहा है। उन माशी चैलेंजेस को फेस करते हुए हम अपनी डिफेंस पे या डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यह मेरी राय है और शायद मेरी राय के साथ बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी करते हैं। अगर हमने ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ये याद रखिएगा कि हमारे खित्ते में दुश्मन और खित्ते के अलावा भी जो दुश्मन है वो इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ पे पूरे तरीके से डिटरमिन्ड भी हूँ, अग्री भी करता हूँ कि माजी के अंदर हमारी मईशत को तबाह व बर्बाद करने में हमारे दुश्मनों का भी एक हाथ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ मुकामी तौर पर ताजिर, सनतकार और अवाम ने उनके ख़िलाफ़ इस फ्रंट पर भी एक जंग लड़ी और हमारी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने में अपना अपना किरदार अदा किया है। Maybe we have not been able to achieve the kind of results we were looking for, लेकिन ये चीज़ हमें सामने रखनी चाहिए कि हमने डट के मुकाबला किया है। आज कल की इस सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए 6 सितंबर के दिन हमें इस चीज़ को भी डिस्कस करना चाहिए कि जनाब एक मजबूत मईशत की तो बात हो रही है, लेकिन एक मजबूत दिफा को सस्टेन करने के लिए एक मजबूत मईशत की ज़रूरत है एंड वाइस वर्सा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। डिफेंस एनालिस्ट नहीं बल्कि मैं इनको डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट कहूँगा, क्योंकि ये मामलात को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, हर जाविये से देखते हैं, सियासत को भी देखते हैं, मईशत को भी देखते हैं और साथ नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के इश्यूज़ के ऊपर बड़े खुल के बात करते हैं और जहाँ हुकूमत पर तनकीद बनती है वहाँ तनकीद भी करते हैं और जहाँ हुकूमत की तारीफ़ बनती है वहाँ तारीफ़ भी करते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपको वेलकम करता हूं शो में। जी बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शोएब साहब, अब बात यह है कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का नाम रुपया पैसा है। इकोनॉमी पर हम ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ जो स्ट्रेटजिस्ट लेवल के लोग हैं, जैसे लेवल पर आप हैं, आप इकोनॉमी को अंडरस्टैंड ना करते हो। आप इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं और साथ साथ आप ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आजकल इसकी रेलेवेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक मजबूत इकोनॉमी को आगे लेकर चलने के लिए गुफ्तगू भी, डिस्कोर्स और डिस्कशन भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ये रिलेशनशिप जो अब हाईलाइट हो रहा है, आपके ख्याल से क्या माजी के अंदर हम इसे नेगलेक्ट तो नहीं करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी इकोनॉमी वैसे तो हमेशा ही प्रेशर में रही है, लेकिन आप कंपेयर करें तो आजकल हालात जो हैं वो ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं। लिहाजा ये जब प्रेशर में थी इकॉनमी तो उस वक्त भी, यानी पहले से ही, हम हमेशा कफ़ायशारी से काम लेते रहे, क्योंकि आपने एक बैलेंस रखना होता है कि एक प्रोपोर्शन रेशो रखनी होती है अपने डेवलपमेंटल बजट से और नॉन डेवलपमेंट बजट से। नॉन डेवलपमेंटल बजट जो है उसमें आपका ये दिफा का आ जाता है या आपके जो सर्विसेज के अपने एक्सपेंडिचर्स हैं मुख्तलिफ महकमों को चलाने के। दूसरी तरफ यह है कि आप आवाम के लिए कोई डेवलपमेंट वगैरह ये चीज़ें करते हैं। अब चीज़ यह है कि आप आवाम में हर किसी को जाके ये समझा नहीं सकते कि आपके मुल्क को ये थ्रेट्स हैं, इन चीज़ों की वजह से आपको ये ख़र्चा करना पड़ रहा है। वो बेचारे तो ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ा, उनके इलाकों में क्या तब्दीली आई, उनके रहने सहने में कोई बेहतरी आई। तो ये चीज़ें हैं जिनके लिए हुकूमतों को मजबूरी है, ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को ये मसला है कि वो उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते जिसे हम डेवलपमेंटल बजट कहते हैं। जी। लिहाजा
ये एक बैलेंस है जो आप क्रिएट करते आए हैं पहले, लेकिन इस साल पहली दफ़ा हमने एक बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया। वो यूं कि खुद ही यानी रज़ाकाराना तौर पे आर्मी ने ये कहा कि जी हम अपना बजट जो पिछले साल लिया था वही लेंगे, हम अपना बजट बढ़ाते नहीं हैं। अब वो बजट अगर आप देखिए तो महंगाई का फैक्टर उसमें डाल लीजिए, डिवैल्यूएशन का डाल लीजिए, तो वो तो पिछले साल से इस दफ़ा काफ़ी कम बन गई रकम, अगर आप उसको डॉलर टर्म्स में देखें जी। बारसूरत बाकी तमाम बजट में बाकी तमाम जितने भी मदे हैं उसमें आपके गवर्नमेंट के चलाने के अखराजात हैं, जिस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हैं, जैसे रेलवेज़ का है या और आपके गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं। इसी तरह आपने डेवलपमेंटल बजट वगैरह रखा तो उधर आपने कमी नहीं की। सो हमने हकीकतन दिफाई बजट में 17-18% के करीब कमी कर दी, जबकि दूसरे बजट में हमने नहीं की। और ये वो रिलेशनशिप है जो आप पूछ रहे हैं जी। कि जब आप इकॉनमी बड़ी नहीं है और दूसरी तरफ आप आवाम को भी कुछ ना कुछ रिलीफ और कुछ देखना चाहते हैं कि उन तक भी कुछ फ़वाइद पहुँचें, तो फिर बजट आपने बावजूद इसके कि आपके मशरकी मगरबी सरहदों पे ख़तरात मंडा रहे हैं, आपको कम करना पड़ गया। जी। अच्छा, अगर यहाँ पर इकॉनमी मैं ठीक हो, जनरल अमजद शोएब तो साहब जिस एक तरह बात के और भी खतरात- करना चाहूँगा, क्योंकि आप मामलात को बड़ी गहराई से माजी में भी देखते रहे। हम मुशर्रफ एरा या पोस्ट मुशर्रफ एरा में भी देखें तो मिलिट्री हैज़ गॉन थ्रू ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ रिफॉर्म व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर देखें तो मिलिट्री हैज़ बिकम मोर लीन, इफेक्टिव, वेस्टेजेस हैव बीन रिलेटिवली रिड्यूस थ्रू टाइम। इसके अंदर मैं तमाम ही जो आर्मी चीफ्स हैं उनको इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ, और वो आई थिंक दैट रिफॉर्म इज़ कंटिन्यूइंग। सो कीपिंग दैट इन व्यू, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बाकी एवेन्यूज़ में भी, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, बाकी एवेन्यूज़ के अंदर तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा वर्क नहीं किया, मिलिट्री ने तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें हमारे 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आप पैसे आपको मिलें ना मिलें, कम मिलें ज़्यादा मिलें, असल मकसद तो ये है कि आपको आपके मुल्क को जो ख़तरात लाहक हैं आपने उसका मुकाबला बाहर सूरत करना है, क्योंकि वो ख़तरात बाहर से हैं, आपके अपने हाथ में नहीं, आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आप किसी ख़तरे को कम कर दें या ज़्यादा कर दें। अगर बाहर की क़ुव्वतें, बाहर के ममालिक जो हैं वो तुले हुए हैं आपके ख़िलाफ़ कुछ करने को, तो आपने उसका मुकाबला करना है। लिहाजा आप कौम को ये नहीं कह सकते कि मुझे इस दफ़ा कम पैसे मिले थे। सो इस वजह से आपको रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ता है कि आप कहाँ कहाँ कफायशारी कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल। कहाँ आप अखराजात आपने जो करने थे वेपन्स में, ठीक है आप सारे नहीं ले सकते, लेकिन बड़े क्रूशल किस्म के वो वेपन्स चीज़ें आप हासिल कर लें जो जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, तो उसमें काफ़ी मगजमारी करके तो आप अपने लिए एक वायबल किस्म का सोल्यूशन निकालते हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा कि हम पिछले 15 साल से तकरीबन हालत जंग में हैं जी, और अब आके कुछ अमन वगैरह की सूरत हाल बनी, वरना तो आपको याद है कि हमारे ये आईडीज़ के एक्सप्लोजन होते थे, हमारे लोगों के आज़ाद चले गए, उन बेशुमार लोग, किसी की आंख चले गई, किसी के हाथ पांव चले गए। मकसद ये है कि लोग अपाहज हुए बेशुमार, और मुझे हमेशा ये शिकवा रहता है कि इस कौम में से कभी किसी ने जाके अपने उन फौजी भाइयों को नहीं देखा जो हमारे यही रावलपिंडी सीएमएच में अपने आज़ा गवा के तो वो बैठे और उनको सिर्फ आर्मी उनको रिहेबिलिटेट करने पे मेहनत कर रही है जी। अब ये बजट में पैसा नहीं है, ये बजट में पैसा नहीं है, जबकि ये इस कौम की जिम्मेदारी है, ये उन लोगों का हक है कि हुकूमत उनको देखभाल करे, उनको पैसा दे। बहुत अहम आपने बात की है कि यहाँ पे कि शोहदा की वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, और पहले भी उस पर फोकस था, अब भी आवाम की भी एक जिम्मेदारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस अपनी गुफ्तगू को जनरल अमजद शोएब साहब के साथ जारी करेंगे और एक जिसे कहते हैं मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से मामलात को देखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। असल में नाजरीन बात यह है कि बड़ा अहम मसला है। हुकूमत जब तब्दील हो गई तो लोगों की विज़न ये बनी कि जनाब मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म हो जाएगी, गुड गवर्नेंस आएगी
और आपको वो बहुत सारे जो कोर्ट्स हैं इंटरनेशनल लीडर्स के वो याद आएंगे कि जब वो हालत जंग में भी थे तो उनके ममालिक के चूँकि गुड गवर्नेंस की उनको सर्टिफिकेशन थी, उनके मामलात जो थे वो कंट्रोल में थे, उनको पता था कि हमारी आवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी रहेगी और हमारे मामलात किसी न किसी तरीके से संभल जाएंगे। इवन इन वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स जब बड़ी बड़ी जंगें हुई, वहाँ हमने देखा कि निज़ाम के अंदर अगर बेहतर गवर्नेंस थी, एक निज़ाम के अंदर जिसे आप कह सकते हैं कि निज़ामत ठीक थी, तो फिर उसके बाद हमने देखा सिस्टम चल गया। जनरल अमजद शोएब साहब, मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि आप जहाँ गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसियों का दिफा भी करते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट गलत पॉलिसियाँ अप्लाई करती है, गवर्नेंस को सही से नहीं लेकर चलती या एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं लेकर चलती, आप खुल के उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अभी हालिया अदवार के अंदर हम देख रहे हैं, मैंने ये देखा है कि कुछ दिनों से आप इस मामले पे थोड़े से डिससेटिस्फाइड हैं। आपके ख्याल से क्या ऐसे काम करने चाहिए हुकूमत को कि जिससे जो है हमारे सिस्टम में बेहतरी आए? और ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ों के ऊपर आप इन एक्शन देख रहे हैं, एंड जस्ट लाइक मी एंड मैनी अदर्स यू आर ऑल्सो फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि वाई एक्शन इज़ नॉट बीइंग टेकन ऑन फ्यू फ्रंट्स। क्या कहते हैं आप अमजद शोएब साहब? देखिए, दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपने देखा कि इस वक्त कश्मीर का मामला जो है वो बहुत ही सीरियस बना हुआ है। नेचुरली उस पर दिन रात बात होती रहती है और है भी ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर के अवाम के ऊपर जो सख्तियाँ हैं, बर्बरियत है, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उससे नेचुरली पाकिस्तान में हर कोई परेशान है और हुकूमत से एक्शन मांगता है जी। तो इसमें मैं अगर मवाजना करूं पिछली हुकूमतों से, तो उनके मुकाबले में तो इन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन पिछली हुकूमतों के दौर में ये वाक़या भी नहीं हुआ था जो कश्मीर का अब हुआ है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने एक आपको मौका भी दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज हुआ। अब मैं बात करता हूँ जब अपने हुकूमती लोगों से, तो वो कहते हैं जी हमने तो यूनाइटेड नेशन में भी गए, हमने ये भी कोशिश की, वो भी की। तो मेरा सवाल आगे से होता है कि अच्छा ये मुझे बताइए, आपने कोशिश की तो उसके नतीजे में क्या कश्मीरियों के ऊपर से ये मामला दुरुस्त हो गया, उनका कर्फ्यू उठ गया, क्या उनकी सारी कम्युनिकेशन बहाल हो गई, क्या उन लोगों को सफ़र की दाएँ बाएँ शहर में आने जाने की इजाज़त मिल गई? ये चीज़ें अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपकी कोशिशें नतीजा खेज़ नहीं हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये थी, जो हुकूमत को समझनी चाहिए, कि आप किसी खला में काम नहीं कर रहे। आपके सामने भारत है, वो भी इसी तरह सफारतकारी कर रहा है। आप यहाँ से बैठे अगर ट्वीट करते हैं या टेलीफोन पे जाते हैं, वो खुद जा के लोगों को बता रहे हैं। तो आपके नैरेटिव्स का एक मुकाबला है, आपकी जद्दोजहद जो सफारती कोशिश है, एक्टिविटी है, उसका एक मुकाबला है। और मैं इस पे मुतमईन नहीं हूँ इस वजह से कि जो कश्मीरियों को जो इन्होंने अंदर बंद करके जेल में डाल दिया है, ये कब तक चलता रहेगा? इसके लिए वक्त थोड़ा है। उसके मनफी असरात लोगों के ऊपर एक जेनोसाइड की शक्ल में आने शुरू हो गए, फिर आप क्या करेंगे उस वक्त? तो फिर आप बेबस होंगे। तो अच्छा, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं उस पर मुतमईन नहीं कि हमारे मुल्क के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पैरेलल प्रेजेंट कर रहे हैं पिक्चर, और आप भी ज़ाहिरी बात है इस्लामाबाद के अंदर हैं, आपके सामने शायद लोगों में थोड़ी सी झिझक हो, लेकिन बात तो आप तक पहुंच ही जाती है। कुछ लोग इसमें बड़ा नरम रवैया लिए हुए हैं और कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि ये रियलिटी ऑफ थिंग्स हैं और ये टर्न ऑफ इवेंट्स जो हैं ये नेचर है और हमें जो है उसको डाइजेस्ट करना चाहिए। तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? मेरा ख्याल है वो गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, वो केयरलेसनेस है, इंसान की कैजुअलनेस है। ये चीज़ें हो नहीं सकती। मैं जिस चीज़ को मैं समझता हूँ या मैंने देखा, जैसे मैं समझा, वो ये है कि कश्मीरियों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई। पिछले तकरीबन 3 से ज़्यादा दहाइयाँ हो गई, वो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। और जब वो जानों के नजराने देते हैं तो उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा है। वो जानों के नजराने देते हैं तो वो उनकी बरियल जो है वो पाकिस्तानी झंडे में लपेट के उनको दफनाया जाता है। अब जो आपके नाम पे अपनी जान तक कुर्बान कर रहा हो और मकसद भी आपका पूरा करने के लिए, इसलिए कि कश्मीर हमारी शहर है, पाकिस्तान तो उनकी शहर नहीं है, ये तो हम सारे समझते हैं, जानते हैं जी। तो फिर मैं कैसे उनसे आंखें बंद कर लूँ और मैं आंखें चुराना शुरू कर दूँ? जो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको मैं वहाँ का मसला समझ के तो मैं भुला दूँ।
अच्छा, पानी के रिसोर्सेज तो मेरे हैं जो वहाँ से आ रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने रेस किया। तो जाहिर ये बात है चीज़ें आपको जो है- मौका मिलता है, आप और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसे प्रेजेंट करते हैं। एक साथ में चीज़ और भी मैं महसूस करूं कि कुछ चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही, जो आपकी बातों से मैंने अखज़ किया था और चंद दिनों से मैं देख भी रहा हूं, वो ये कि आप इससे भी डिससेटिस्फाइड हैं जिस तरह से अफेयर्स ऑफ द स्टेट को रन किया जा रहा है और गवर्नेंस उस मैटर के अंदर आपको पता है बड़े बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिससे ऐसा जाहिर हो रहा है कि जो हमारी तवक्कुआत थी, हमारी उम्मीदें थीं, और उस हुकूमत से ज़ाहिर बात है एक तवक्कुआत उम्मीदें रखना भी एक हक़ है, क्योंकि लोग ऐसा महसूस करते थे ये गैर रिवायती लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद आप भी फ्रस्ट्रेटेड उतना ही फील कर रहे हैं जितना हर सिटीज़न फील कर रहा होगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में पर्टिकुलरली? देखिए, जब मैं देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो मैं नेचुरली उतना डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी आड़े आती है जिसकी वजह से, वो ये है कि इन लोगों से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने जो वादे वईद किए वो इतने ज़्यादा, और मैं समझता हूँ इतने हैवी थे, इतने वेटी थे कि लाजमन उसकी तरफ तवज्जो हर दफ़ा जाती है। और मेरा ख्याल है कि ख़ुद पार्टी लीडरशिप जो है उसको मसला होगा, वो जब भी इन चीज़ों को देखते होंगे, व्हेन दे शुड बी लुकिंग बैक, तो उनको ख़ुद भी एहसास होता होगा कि हम ये वादे शायद ना पूरे कर सकें तो क्या चेहरा दिखाएंगे। सो बहुत सारा कुछ तो ये है कि इन्होंने अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव खुद फिक्स किए वो इनके लिए चैलेंज बन गया, और चैलेंज अगर हासिल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता यूँ है कि ये हासिल नहीं कर सकेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरे, जब आप रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, तो ये बड़ी ज़रूरत थी कि आते ही सबसे पहले आप अदारों को दुरुस्त करते, अदारों में इस्लाहात होनी चाहिए थी। अदारे वही हैं उसी तरह, जैसे मिसाल के तौर पे आप नैब ले लें, FIA ले लें। अब वहाँ जो लोग बैठे हैं वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं आए हुए। जो पिछली हुकूमतें चल रही थी जैसे, तो वो अपने अपने लोगों, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन लगाते थे और उससे अपनी मर्ज़ी के लोग अंदर बैठा देते थे। अब अगर नैब में मिसाल के तौर पे तहकीकात करने वाले वही लोग हैं जो इन्हीं के साथी हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आपको रिज़ल्ट देंगे? और मैं तो खुद, मुझे बाज़-औक़ात अफसोस होता है, हमदर्दी होती है इमरान खान से कि वो अकेला जब सुबह से लेकर रात तक ये हमें सुनाता था कि जनाब मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई एनआरओ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। कल अगर वो 5 साल अपने पूरे करके जाए और उसके हिसाब में एक भी आदमी ना हो जिसकी सज़ा, जिसको सज़ा हुई हो, फिर क्या करेगा? क्या कौम को मुंह दिखा सकेगा? तो ये वो हकीकतें हैं। मैं सोचता हूँ कि भाई अगर पिछली 2 हुकूमतों से हम मुतमईन नहीं थे, तो फिर इसको तो कम से कम ये कामयाब होना चाहिए कि हमें कहीं तो इत्मीनान मिल जाए। अगर ये भी नाकाम होती, फिर आप सोचिए कि हम किधर जाएंगे। मैंने कराची में मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था इन इलेक्शन के दिनों में जी, और मेरी वहाँ लोगों से बातचीत हुई। एक बैंकर्स थे बहुत सारे, तो इलेक्शन आ रहे थे कुछ दिनों बाद, तो मैंने कहा जी आप किसको वोट दे रहे हैं? तो वहाँ 90% लोगों ने कहा जी कि हम वोट देंगे PTI को। जी, मैंने पूछा वो क्यों, कि आपने उनका मैनिफेस्टो बहुत पसंद है? उन्होंने कहा नहीं जी, वो तवक्कुआत तो इतनी नहीं है, लेकिन ये भी तो मुनासिब नहीं कि जिन 2 पार्टियों को बार बार ट्राई कर बैठे हैं उन्हीं को दोबारा करें, क्यों ना तीसरे को चांस दे के देखें। जी। अब अगर आपने एक गैम्बल किया कि चांस दे दिया इस ख्याल से कि चलें शायद तीसरा कामयाब हो जाए, और वो भी नहीं कामयाब होता और चौथा है नहीं, तो फिर आप उसी के पास जाएंगे जिनसे पहले रोना धोना करते रहे। ये बड़ी अहम बात तो की आपने, ये बहुत ही अहम बात आपने की है। यही वजह लोग परेशान बहुत हैं। जी हाँ, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से भी हैं क्योंकि आर्गूमेंट और केस ये प्रेजेंट करते रहे हैं, आर्गूमेंट इसको डिफेंड करते रहे हैं कि इमरान मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चांस, PTI शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी एंड अ चांस। लेकिन जनरल साहब, एक बात जो आपने इसमें की, उसमें मैंने जो अंडरस्टैंड की है वो ये कि वी सी द सेम ओल्ड फेसेस हियर। ये सेम ओल्ड फेसेस को फिर रिप्लेस किससे करें? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास और कोई लोग ही नहीं है, इन्हीं ओल्ड फेसेस को हमें ट्राई करना पड़ रहा है। नहीं, इसमें भी मैं एक चीज़ आप बताऊं, जब इमरान खान अपनी कैंपेनिंग करते थे तो बाज़ लोगों ने ये कहा कि जी ये लोग पीछे ऐसे ही हैं, ये फला ये करके, तो वो कहा करता था कि नहीं, अगर टीम कैप्टन अच्छा हो तो वो कमज़ोर टीम से भी काम निकाल लेता है। सो लोगों ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत अगर रखी थी तो वो इमरान खान के नाम पे, और इस चीज़ को उस वक्त तक इग्नोर कर दिया कि वो पुराने को मुशर्रफ के दौर के हैं या कोई जरदारी साहब के दौर के हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर के लोग इकट्ठे हुए। वो इग्नोर किया ये सोच के कि टीम कैप्टन बाहर सूरत एक नया है और वो निकालेगा। लेकिन आज मेरा ख्याल है उसको भी इस चीज़ की अहमियत महसूस हो रही होगी कि खाली टीम कैप्टन नहीं, एक अच्छी टीम भी चाहिए।
बहुत क्योंकि मुल्क के मामलात को चलाना, गवर्नेंस एक मुल्क की और एक क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो बहुत फ़र्क है उसमें। वो 12 आदमी आपके सामने होते हैं, आंखों के सामने होते हैं, 11 लोग, आप उनको बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक डील करते हैं, आप एक एक को पर्सनली जानते हैं। यहाँ तो मखलूक है, और फिर आपको पता हो कि जो सियासी माहौल है यहाँ पे, उसमें ऑपोजिशंस आपकी मजबूत है। ख़ास तौर पे इस दौर में तो ऑपोजिशंस बहुत मजबूत हैं, क्योंकि इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी बहुत थिन मेजॉरिटी है। तो इसलिए इनको अगर लोगों को वजारतें देने में कंप्रोमाइज़ करने पड़े तो इनको फिर ऑपोजिशन के साथ भी हाथ में लाने में तामुल नहीं करना चाहिए था। केसेस चलते रहे, केसेस नैब का काम है अगर वो चला रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने बिल पास कराने हैं, आपने ऑपोजिशन को इज्जत दें और उनको कहें कि भाई ये जो बाकी चल रहा है काम वो नैब का है, हमारा तो नहीं, लेकिन आप आएँ, आके कौम के मफाद में जो कुछ काम हमने करना है वो मिल के करें। यहाँ अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अगर आए हैं तो अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ये लाजमन वहाँ पे चपकलिश रहेगी और अल्टीमेटली आपके जमहूरी अदारे काम नहीं कर सकेंगे। अब मुझे ये अफसोस होता है जब मैं सोचता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट ने 1 साल अपनी मुद्दत पूरी कर ली, लेकिन 1 साल में क्या बिल पास हुए? कोई बड़ी अहम बात है ये, बार बार सवाल हम पूछते हैं, आप बड़ी अहम चीज हाईलाइट कर रहे हैं सर। लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि क्या सोशल सेफ्टी सिक्योरिटी के मुतालिक कोई बिल पास हो? एटीट्यूड जी, दोनों तरफ से एटीट्यूड ठीक नहीं। ऑपोजिशन आती है तो अपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए रोना शुरू कर देती है, वो सिलेक्टेड और कुछ और नारे लगा के बदमज़गी पैदा करती है। हुकूमत है तो उसका रिएक्शन ऐसे है जैसे ऑपोजिशन का रिएक्शन है। नतीजा ये कि हाउस फंक्शनल नज़र नहीं आता आपको, तो फिर आप क्या सोचेंगे? अच्छा, मैंने एक चीज़ जनरल अमजद शुएब साहब आपसे पूछनी है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि जनाब सबसे पहली चीज़ जो इनके पास थी जिसमें कोई ख़र्चा नहीं था, वो था वीआईपी कल्चर का खात्मा। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ सर, वीआईपी कल्चर के खात्मे के लिए कोई ख़र्चा तो करना नहीं था, बल्कि उल्टा बचना था ख़र्चा। बाकी चीज़ों के ऊपर तो हम खर्चे बचा रहे हैं, कह रहे हैं ये एक्सपेंस भी ना करें, वो एक्सपेंस भी ना करें, लेकिन जब वीआईपी कल्चर के खात्मे की बारी आती है तो कोई उसके बारे में बात नहीं करता। इसका सवाल का जवाब आपसे लेता हूं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जनरल अमजद शुएब साहब से सवाल पूछा था वीआईपी कल्चर के मुतालिक, लेकिन जवाब मैं इसका उनसे भी लूँगा। मैं जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को वेलकम करता हूँ शो में। सर, वेलकम टू द शो। आज 6 सितंबर की मुनासबत से हम डिफेंस डे पर प्रोग्राम कर रहे हैं, ताहम इसके अंदर हमने इशू ये भी रखा है कि एक सस्टेनेबल इकॉनमी जो है वही इस चीज़ की ज़ामिन है कि अच्छा डिफेंस हो एंड वाइस वर्सा। जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, हमारी गुफ्तगू अब इस मैं कहूँगा कि महवर पे आ गई कि गुड गवर्नेंस भी बड़ी ज़रूरी है। एक चीज़ जिसके मुतालिक मैंने आपको भी देखा, आपने भी मुल्क के अंदर बेहतरी लाने के लिए अपना एक किरदार अदा किया मीडिया के ऊपर, लेकिन बात यह है कि वीआईपी कल्चर का ख़ात्मा इस मुल्क में नहीं हुआ। हुकूमत बदली, हमारी तवक्कुआत यही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदर गवर्नेंस इशूज़ में कॉस्ट मनी, बट दिस वुड एक्चुअली सेव मनी। Have you actually seen the VIP culture going away? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि हम उसको ज्यादा उस तरफ चले जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। और ये जो हमने एक जो हमारा माइंडसेट है ना, ये फ्यूडलिज्म और इस चीज का, ये जब तक तो हमारे ये बिजनेसमैन पॉलिटिशियन नहीं बने थे उनको अंदाजा नहीं था जी। उससे पहले जब पाकिस्तान बना तो ये सारे फ्यूडल थे तकरीबन पॉलिटिशियंस भी जी, और अंग्रेज भी उनको ये बता गया था। आप आपके जेल के कवानीन देख लीजिए, वहाँ पे जो बड़े कैदी हैं उनके टोटली सिस्टम डिफरेंट है। आम कैदी को आप पूरी तरीके से उनका होता है हाथ। सिमिलरली ऑल थ्रू द लाइफ हर जगह पे। तो जब ये बिजनेसमैन पॉलिटिशियन आया उसने भी ये देख लिया आगे से। अब जो सिस्टम ये आया सारे वो देख के वो हैरान होते हैं कि भाई हम अगर प्रोटोकॉल नहीं लेंगे तो हम पे वजीर बने क्यों हैं। अब ये भी मैंने अपने दोस्तों से बात सुनी है। लेकिन जब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बात यह कि वेस्ट में तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वजीर जो है वो बैग बगल में दबाए
या तो पैदल चलता हुआ आ रहा है या ट्रेन में आ रहा है या साइकिल में आ रहा है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ कंपल्शन। कि मैं ये कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है ना उसकी, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हम एक शदीद किस्म के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि हमें लोग पहचाने उस वक्त जब हम जाएं, खड़े हो जाएं, हमें दूर से सलाम हो, और वो तभी होगा जब हमारे आगे पीछे 6 गाड़ियां होंगी। इसलिए वो हमारे जो एक जहनी तौर पे जो जहनी पस्ती है हमारी, उसका मजर है। इसमें कोई ये नहीं कि हमें कोई बहुत बड़े आदमी बन गए या पाकिस्तान की बड़ी तरक्की से हो जाएगी। ये हमारी जहनी पस्ती, जहनी कमजोरियों का एक मजर है कि हम अपने आप को खुद अपने जात में हम अपने आप को अहम नहीं समझते। जो इर्द गिर्द चीजें हमारे गाड़ियां हों, बंदूकें हों, हम समझते तभी हमारी कोई अहमियत होगी। वरना अगर आप वजीर हैं तो आप वजीर हैं, दुनिया पहचाने की भी अच्छा काम करेंगे, आपको शाबाश भी देगी। सारी दुनिया में ये होता है, ठीक है। सर लेट मी कम बैक टू यू। जनरल अमजद शोएब साहब इज ऑल्सो विद अस। जनरल अमजद शोएब साहब, अब बात वही, आपने जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब की भी बात सुनी, आपने भी अपनी राय दी। सर वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना तो एक अहम नुक्ता था ना, आपने इस पे पेशरफ देखी? अगर नहीं देखी तो फिर क्यों नहीं हो रही? देखिए, इमरान खान की हद तक तो मैं कहूँगा कि उन्होंने कोशिश की, और ख़ुद अपने भी जैसे भी अमेरिका का सफ़र किया या और भी कहीं जाते आते रहे हैं, तो कोशिश करते रहे हैं कि वो वीआईपी कल्चर को ना फॉलो करें, बल्कि एक आम मुसाफिर की तरह जाएं। और मैं समझता हूँ उन्होंने बचत वगैरह भी की इसमें। लेकिन कौमी सतह पे अगर आप देखें ना, हुकूमत कोई देख ले, तो ये एक माइंडसेट है जिसको तब्दील करना मुश्किल। और माइंडसेट सिर्फ एक चीज़ का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं सड़क पे देखता हूँ कि ट्रैफिक सेंस लोगों की वो बड़ी हमें ऑकवर्ड सी नज़र आती है। ट्रैफिक रूल तोड़ना, लोग बड़ा उसको कुछ समझते नहीं, बुरा आसानी से। आप देख लो, ट्रैफिक लाइट आपकी रेड है लेकिन वो क्रॉस कर जाते हैं लोग कई दफ़ा। यही लोग जब आपको मिडल ईस्ट की किसी रियासत में या यूरोप में कहीं गाड़ी चलाते नज़र आए, तो ये सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएंगे कि कानून के पाबंद, और कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे कि लगे कि जिनको पता नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स हैं क्या। सो असल मसला उनका माइंडसेट है कि अपने मुल्क में आते हैं तो समझते हैं यहाँ तो हम आज़ाद हैं, जो जी चाहे करें। इसी तरह दूसरे मुल्कों में कोई प्रोटोकॉल की वैल्यू नहीं है, वहाँ प्रोटोकॉल को मायूब समझा जाता है। यहाँ प्रोटोकॉल मिले तो उस आदमी की अपने इलाके में और दाएं बाएं उसकी बड़ी शोहरत, उसका चर्चा, उसका एक रुतबा बढ़ जाता है। जी जी। तो ये एक सोसाइटी का भी मसला है, एक माइंडसेट है। जहाँ आप लोगों को कानून की तरफ राग़िब करें, कफ़ायशारी की तरफ राग़िब करें, तो वो रिएक्ट करते हैं। जैसे हुकूमत ने टैक्स बढ़ाए, तो आपने कहा जी हम फैक्ट्रियों को चेक करेंगे कि वहाँ पे कमर्शियल मीटर्स जिनके लगे हुए हैं गैस कंजम्पशन के, वो टैक्स क्या उसके मुताबिक दे रहे हैं। तो उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा जी हम तो अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं विजिट करने देंगे। सही आप कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने बैंकों को कहा कि जनाब हम बैंकों में बड़े बड़े अकाउंट्स को चेक करना चाहते हैं, ताकि पता लगे कि ये जो बड़े अकाउंट होल्डर्स हैं इनके टैक्स के वगैरह के मामलात कैसे हैं। बड़ी तो 3 हफ्तों के अंदर 711 अरब रुपया बैंकों से निकल गया। वो इसलिए निकला कि इसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन और ये जो डेवलपर्स वगैरह लैंड, इसमें सारा पैसा ही 2 नंबर है। अब ये चीज़ें ठीक करना, ये तो बड़ा अजीब सा, मतलब ये एक ऐसा काफी मुश्किल टास्क है। लेकिन मैं एक सवाल जो आपसे पूछा था, मैं वो चाह रहा हूं कि मैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से भी पूछ लूं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अब आप बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप बड़े क्लियर हेडेड हैं इस मामले में, आप काफ़ी अरसे से गवर्नेंस के मुतालिक बात करते रहे हैं, करप्शन के मामलात जो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते रहे हैं। यही बात मैंने अमजद साहब से भी, जनरल अमजद साहब से भी पूछी थी। Just tell me, are you satisfied with the state of governance at the moment or not? No. One word. And how much would you rate them if I were to ask you that, scale them on 100 marks? On a 1 to 100, maybe about 20. Really? It's that bad? Yes. तो सर आप तो माजी में आप पिछली हुकूमतों पर भी तनकीद करते रहे. That means they are doing worse than them? Of course, he is doing worse than that. I mean, situation देखिए, if the party is not under control, अभी आपको मैं जो मिसाल देने लगा हूँ, बड़ी दुख वाली बात यह है, आपका प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के बारे में कोई और बात कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब कोई और बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए ना कि बिटवीन द टू ऑफ देम, और आपको अभी लग रहा है कोई कौन लीड कर रहा है इसको, जो आपको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, क्या हो रहा है इसके सिलसिले में?
अभी तो मैं सर आर्गुमेंट टोटल यही देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि लेट्स मेक अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, देन वी विल थिंक अबाउट अदर थिंग्स। यानी जो भी सवाल हो रहा है उसका जवाब यही है कि लेट्स फोकस ऑन द इकोनॉमी। इवन ऑन सोशल मीडिया वो यही बात कर रहे हैं, लेकिन उस फ्रंट पे भी आपने कोई इंप्रूवमेंट देखी? किसी तरफ नहीं देखी मैंने। हम जो ये बातें सुन रहे हैं, कल जो DGSP ने कहा जी इसको कीमोथेरेपी की जरूरत है, तो कीमोथेरेपी, चूंकि मैं अल्लाह ताला माफ करे सब कुछ बचा के रखे, कीमोथेरेपी से मैंने मेरी अपनी बहन थी उसको एक कीमोथेरेपी का सेशन नहीं बर्दाश्त कर सकी, फौत हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो अगर इलाज भी करने हैं तो इलाज करने के भी तरीके हैं ना। आप जाके स्ट्रेट अवे उसको गोली तो नहीं मार देंगे बंदे को। आपने जो इकोनॉमी पे अगर आपने ठीक करनी है, जिसका अगर बोझ आपने अचानक उठा के डाल दिया सारे वाम पे, इसको अगर आप थोड़ा स्प्रेड आउट करें तभी मैनेज हो सकता था। फिर कोई कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर। आप देखिए पंजाब में जो अभी कल या परसों एक बच्चा को उसकी डेथ हो गई है, पूरी दुनिया शोर मचा रही है, पुलिस टॉर्चर से बंदा मारा गया है, पुलिस वाले कह रहे कुछ भी नहीं हुआ उसको, उसकी बॉडी। मेरे कोई एक आप देखिए ना, जब पुलिस का पहले ये साहिवाल को इंसिडेंट हुआ था, मुझे नहीं पता क्या उसका फैसला हुआ है, आपकी अदालतों में कैसे लटक रहे हैं सारे। तो इनसे जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं, पीरियोडिकल रिव्यू की बात करते हैं, पॉलिसीज की बात करते हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट के लोग खुद तो एक लाइन पे हो ना सारे, और उसकी कोई पता चले आपको। यस, अभी कल परसों शौकत महमूद साहब ने एजुकेशन पॉलिसी दी है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, ही वाज रेडी, उन्होंने होम टास्क किया हुआ था, पूरे बात करके उन्होंने काम की है, तो आपको बात समझ भी आती है, आपको बात अच्छी लगती भी है। तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ कि इनको दे मस्ट टेक चार्ज विद इन द पार्टी, जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करें, और हर बंदा उठा के अगर कोई वजीर एक चीज कहे तो उसके बारे में तो बात करे। अभी बात अभी आपने सुन ली होगी जो शेख रजीज साहब फरमा रहे हैं, पाव पाव का भी बाम है तो एक आधे पाव का ही बाम है। मतलब हम, मेरे कहने का मकसद जो आप समझ गए हैं कि भाई we have to be very very sensible and careful about it, and we have to जो ये बड़ी सर आपने अहम बात की है। आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट इन द कमिंग डेज आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अगेन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी। जनरल अमजद शुएब साहब, आई वुड लाइक यू टू गिव सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्योंकि आपने देखा मैं वैसे तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने तो बहुत सख्त बात की है और आपने खुद ही सुन ली है। मेरे ख्याल से आई हैव सीन यू आर ऑल्सो नॉट माइल्ड टुडे, तो आप भी इस मामले पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें सर। देखिए, मैं गवर्नेंस से ठीक है, मैं भी मुतमईन नहीं, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि मैं अगर कंपैरेटिव बेसिस पे देखूं तो मैं इनको 50 नंबर दूंगा। वजह उसकी ये है कि पिछले दौर में गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं थी। यहाँ 26 कमेटियाँ थीं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने 12-13 कमेटियों को हेड करना था, वो सारी इसहाक डार के पास थी और प्राइम मिनिस्टर ने अपना सारा कुछ उनको सौंप दिया हुआ था। इसहाक डार साहब की क्या कैपेसिटी थी, कितना चला सकते थे, या एक इंडिविजुअल इतना कुछ बंद कर सकता है, डिसीजन मेकिंग उनकी फंसी रहती थी। फाटा का मामला हमने रो रो के खुदा जाने किस मुश्किल से वहाँ पे वो काम करवाया, क्योंकि फाटा के लोग रोते रहते थे। तो गवर्नेंस का मसले तो बहुत शदीद हैं इस मुल्क में, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं समझता हूँ कि कुछ कम है। इनकी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है आपस में, वो कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करनी चाहिए। You don't rate them as good, but you don't fail them either. Good, नहीं, but average 50%. आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। हमारा एम यही था कि हम इस डिस्कस करें कि जनाब हमारे मुल्क की मईशत जो है वो किस तरह से मजबूत दिफा के साथ जुड़ी हुई है, और मजबूत मईशत के मुतालिक जब बात करते हैं तो फिर हुकूमत का किरदार बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। मेरे ख्याल से हमने इसके बारे में काफ़ी बात की। आगे आने वाले दिनों के अंदर मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, क्योंकि हमारे फाजिल मेहमानों ने इतनी मज़ेदार गुफ्तगू की कि हमें मज़ीद इस मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से जिन जज्बात का उन्होंने इजहार किया है इसको समझना भी आज बहुत ज़रूरी है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।